जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती के लिए आज हम लोग छठा प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। साथियों, इससे पहले हमने ऑलरेडी 5 प्रैक्टिस सेट को कवर कर लिया है। तो साथियों, सच में जो भी बिहार पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं, आप लोग अभी से तैयारी में लग जाइए, क्योंकि साथियों बहुत ही जल्द आपको नई भर्ती का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा और इसका एग्ज़ाम भी बहुत ही जल्द होगा। तो आप लोगों के पास फिर समय नहीं मिलेगा, इसलिए साथियों आप लोग अभी से तैयारी में लग जाइए। तो साथियों, जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। ये क्लास आपको डेली रात 8 बजे लाइव चैट के साथ दिया जाएगा। तो चलिए, आज रात के 8 बज चुके हैं, फटाफट से आप लोग लाइव क्लास को ज्वाइन कीजिए। सभी फ्रेंड्स को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और साथियों प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर जरूर करना है और साथ में आप लोग कॉपी लेके बैठिए। और जैसे कि आज आपका प्रैक्टिस सेट 6 है, तो हेडिंग डालिए प्रैक्टिस सेट नंबर 6 और प्रश्न के साथ जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट को बताएंगे आप लोग लिखते चलिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची की बात करें, ये आपका दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। अच्छा, 10वीं अनुसूची को संविधान में कब जोड़ा गया था? तो लिख लीजिए, 10वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था, एक हुआ था 52वां संविधान संशोधन, ठीक है। 52वां संविधान संशोधन 1985, इसी के तहत संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और साथियों, इसका जो पीडीएफ है, जैसे कि आपका टोटल 5 प्रैक्टिस सेट हो चुका है, तो पांचों प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ एप्लीकेशन पर डाल दिया गया है आंसर के साथ में। आप लोग प्ले स्टोर पर जाइए और वहां पर सर्च कीजिए सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू। कुछ इस प्रकार से एप्लीकेशन मिल जाएगा, इसको इंस्टॉल कर लीजिए और यहाँ पर देख सकते हैं ये पीडीएफ है। इस प्रकार से एप्लीकेशन पर आपको पीडीएफ मिलेगा आंसर के साथ में, ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आपको एप्लीकेशन पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक प्रत्यक्ष रूप से बालकों के शोषण से संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है। और साथियों, कोर्स लेने के बाद अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या आती है, तो आप लोग मेरा व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए 9631887058। इस पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं। तो देखिए, संविधान में आपको 2 आर्टिकल ध्यान रखना है, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। आर्टिकल 23 में क्या है, तो किसी भी व्यक्ति से ज़बरदस्ती काम नहीं कराया जा सकता है, इसके बारे में आर्टिकल 23 में बताया गया है। और आर्टिकल 24 में क्या है कि बालकों के शोषण से संबंधित ये दिया गया है आर्टिकल 24 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा आर्टिकल 24। और 23 में क्या है, किसी से भी बलपूर्वक श्रम कराना निषेध है आर्टिकल 23 में। और इसमें क्या है, बालकों के लिए श्रम दिया गया है 24 में। तो यहाँ पर पूछा गया है बालकों के शोषण से संबंधित कौन सा हो जाएगा, आर्टिकल 24। आर्टिकल 17 में क्या है, तो इसमें अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का अंत किया गया है आर्टिकल 17 में। और आर्टिकल 25 में क्या है, तो ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है आर्टिकल 25। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखिए, भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है? साथियों, आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिएगा, ठीक है। क्लास का टाइमिंग है 8 बजे से। तो भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा भारत का महान्यायवादी, ठीक है। भारत के महान्यायवादी के बारे में आर्टिकल 76 में बताया गया है। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं। और महान्यायवादी जो है किसी भी सदन में यानी लोकसभा, राज्यसभा में भाग ले सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चौथा क्वेश्चन क्या है, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर क्या होगा।
तो यहाँ पर अगर आपने ऑप्शन सी को टिक किया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। भारत का सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो इसके बारे में आर्टिकल 124 में बताया गया है सर्वोच्च न्यायालय के बारे में, और हाई कोर्ट के बारे में आर्टिकल 214 में बताया गया है। मूल अधिकार का उल्लंघन होने पर आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार की रीट जारी करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्या है, निम्न में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है। चलिए बताइए 5 के लिए आंसर क्या होगा। निम्न में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है। इसका आंसर हो जाएगा स्पीकर, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष जो है स्पीकर के रूप में शपथ नहीं लेता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो स्वयं ही लोकसभा का सदस्य होता है। तो स्पीकर जो है लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं, ना कि स्पीकर के रूप में। तो स्पीकर जो है ये अपने पद की शपथ नहीं लेता है। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। और वर्तमान में लोकसभा के स्पीकर कौन है, तो आप सभी जानते हैं ओम बिड़ला है। वर्तमान में 18वीं लोकसभा चल रहा है। आप लोग कमेंट करके बताइए लोकसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कोई विधेयक धन विधेयक है या फिर नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। यानी कि मनी बिल के बारे में बताना है। इसके बारे में आर्टिकल 110 में बताया गया है मनी बिल के बारे में। इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय संविधान का अभिभावक निहित है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है, तो सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आपका सही आंसर है। अच्छा साथियों, सर्वोच्च न्यायालय की बात करें, इसमें कितने जज होते हैं, तो 33 जज होते हैं और एक चीफ जज होते हैं, यानी मुख्य न्यायाधीश होते हैं, जो कि वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, DY चंद्रचूड़। ठीक है, DY चंद्रचूड़ है। तो सर्वोच्च न्यायालय में टोटल 34 जज होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। डी राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 360। आपको ध्यान रखना है आर्टिकल 360 में क्या है, तो वित्तीय आपात है। वित्तीय आपात है आर्टिकल 360 में। देखिए भारतीय संविधान में 3 तरह के आपात के बारे में बताया गया है। 352 में क्या है, राष्ट्रीय आपात है। 356 में क्या है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन है। और 360 में क्या है, वित्तीय आपात है। तो 360 का इस्तेमाल अभी तक नहीं किया गया है। ठीक है, वहीं 352 की बात करें तो ये 3 बार लागू हो चुका है। और 356 की बात करें तो 356 सबसे अधिक बार कहाँ पर लगा है, राज्य में राष्ट्रपति शासन। तो बिहार की बात करें तो बिहार से मोस्टली क्वेश्चन बनता है कि बिहार में राष्ट्रपति शासन अभी तक कुल कितने बार लागू हुआ है, तो 8 बार। कितने बार, 8 बार लागू हुआ है बिहार में राष्ट्रपति शासन। इस बात को ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 60 में क्या है, तो इसमें राष्ट्रपति शपथ बारे में बताया। ठीक है, राष्ट्रपति के शपथ के बारे में आर्टिकल 60 में बताया गया है। किसमें, आर्टिकल 60 में। और आर्टिकल 69 में क्या बताया गया है, उपराष्ट्रपति शपथ के बारे में। आर्टिकल 159 में राज्यपाल के शपथ के बारे में बताया गया है। तो तीनों को आपको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे। देखिए आपको एक ट्रिपलेट बताते हैं, आपको ध्यान रखना है इसको। चलिए एक ट्रिपलेट आपको याद रखना है, आर्टिकल बता देते हैं। एक आर्टिकल 60 आपको ध्यान रखना है, एक 69 याद रखना है और 159। 3 आर्टिकल को रट लीजिए, 60, 69, 159। 60 में राष्ट्रपति शासन है, 69 में क्या है, तो आप कहेंगे इसमें उपराष्ट्रपति का, 60 में शासन नहीं है, राष्ट्रपति का शपथ है। 69 में उपराष्ट्रपति का शपथ है। और 159 में क्या है, राज्यपाल शपथ है। तो तीनों आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रपति शपथ, उपराष्ट्रपति शपथ, राज्यपाल शपथ। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा 6 माह।
कितना हो जाएगा, 6 माह हो जाएगा। और पंचायती राज की बात करें तो आप सभी जानते हैं पंचायती राज ये लागू कब हुआ था, तो 24 अप्रैल 1993 को पूरे देश में, ठीक है, 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। इसलिए 24 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं, तो पंचायती राज दिवस मनाते हैं। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला था, तो 73वां संशोधन 1992 के तहत इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। पंचायती राज के बारे में आर्टिकल 243 से लेकर आर्टिकल 243 ओ तक बताया गया है। और इससे संबंधित जो अनुसूची है वो 11वीं अनुसूची है पंचायती राज से संबंधित, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और भाग बोले तो भाग 9 हो जाएगा पंचायती राज से संबंधित। भाग 9 अनुसूची 11 आर्टिकल 243 से 243 ओ तक। और पंचायती राज का चुनाव कौन करता है, पंचायत का चुनाव, ग्राम पंचायत का, तो ध्यान रखिएगा राज्य निर्वाचन आयोग, जिसके बारे में आर्टिकल 243 के में बताया गया है। किसके बारे में, तो राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं, यह किसने कहा था? आंसर है जॉन लॉक ने कहा था। किसने कहा था, जॉन लॉक ने। कार्ल मार्क्स से संबंधित हमने कल 2 पुस्तक आपको बताया था, एक दास कैपिटल, दूसरा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। उम्मीद करते हैं आपने लिखा होगा। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ पर हुआ था, जर्मनी। कहाँ पर हुआ था, जर्मनी में। और कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, किस संधि से प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होती है 1914 में और समाप्त हुआ था 1918 में प्रथम विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में स्टार्ट हुआ था और 1945 में दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ था। तो पहला विश्व युद्ध जो समाप्त हुआ था ये वर्साइल की संधि यानी वर्सेल्स की संधि के तहत। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे देखिए, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को मापा जाता है। आंसर हो जाएगा, तो वास्तविक पूछा गया है, इसका आंसर हो जाएगा स्थिर दामों पर। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, तो सेज का पूरा रूप क्या है? बताइए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा। दरोगा एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया था, सेज का फुल फॉर्म। तो इसका फुल फॉर्म होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है, ध्यान रखना है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये सेज का फुल फॉर्म है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी? आंसर है दूसरी पंचवर्षीय योजना, ठीक है। दूसरा पंचवर्षीय योजना जो है ये पीसी महालनोबिस, ध्यान रखना, एक नाम है वैज्ञानिक का, ठीक है, पीसी महालनोबिस। तो पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित है दूसरा पंचवर्षीय योजना। और पीसी महालनोबिस के जयंती पर 29 जून को क्या मनाते हैं हम लोग, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, ठीक है, 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? तो याद रखिएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना। 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी हटाओ का नारा दिया था इंदिरा गांधी ने। आगे देखिए, लगान किसके लिए किया गया उत्पादन भुगतान है? इसका आंसर है भूमि। इसको डायरेक्ट याद रखिए, भूमि। दुर्लभ मुद्रा किसे कहते हैं? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ हो, सॉरी एक सेकंड, इसका आंसर ये नहीं होगा। ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ ना हो, ये क्या है, दुर्लभ मुद्रा है। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन, किस तिथि को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2024 मनाया गया? आंसर है 11 मई को। कब? 11 मई को। और 22 मई को क्या मनाते हैं? तो विश्व जैव विविधता दिवस। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर के किस अंग में यूरिया का निर्माण होता है?
आंसर हो जाएगा यकृत में। यकृत ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अग्नाशय की बात करें, ये मिश्रित ग्रंथि है। क्यों मिश्रित ग्रंथि है? क्योंकि ये जो है अंतःस्रावी और बाह्य दोनों प्रकार की ग्रंथि है, इसलिए इसको मिश्रित ग्रंथि बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, धमनियाँ रक्त का वहन करती है जो कि भरी होती है, बताइए किससे? आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। धमनियाँ जो है ऑक्सीजन युक्त रक्त का वहन करती है। तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं आप क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। तो 20 नंबर क्या है? हमारी आँखों में लेंस का काम क्या है? आंसर हो जाएगा आँख की फोकस दूरी को बदलना, ये आँखों में लेंस का काम है। ठीक है, और आँख में जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर बनता है, वास्तविक और उल्टा। अगला क्वेश्चन देखिए, केंचुआ निम्नलिखित में से किस अंग से श्वसन करता है? तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है, केंचुआ जो होता है ये एनेलिडा संघ के अंतर्गत में आता है। ठीक है, एनेलिडा संघ के अंतर्गत में आता है केंचुआ, और ये त्वचा यानी चमड़ी से सांस लेता है। अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या है? इसका आंसर हो जाएगा सेवाओं के निर्यात से। अगला क्वेश्चन, प्लाज्मोडियम जर्म से किसकी उत्पत्ति करते हैं? आंसर है मलेरिया। आप सभी जानते हैं मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के कारण मलेरिया होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मनुष्य के आँख के रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? अभी हमने तुरंत बताया था आपको, चलिए बताइए। मनुष्य की आँख के रेटिना भाग पर प्रतिबिंब जो बनता है वास्तविक और उल्टा बनता है। यहाँ पर ए वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा पर अधिक ऊंचा उछल सकता है, क्यों? सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा, हड़बड़ी में आपको आंसर नहीं करना है। तो अगर आपने ऑप्शन ए को दिया है तो आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन बी को भी देखिए क्या है, चंद्रमा पर गुरुत्व कम है। यहाँ पर क्या पूछा गया? पृथ्वी की अपेक्षा, तो पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण 1/6 है, 1/6 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? चंद्रमा पर गुरुत्व कम है जिसके कारण व्यक्ति जो है चंद्रमा पर अधिक उछल सकता है। किसी स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा उस समय न्यूनतम होती है जब वह, सिंपल सा क्वेश्चन है, जब यह अपनी समान लंबाई में होती है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? न्यूनतम होती है। पानी में नमक मिलाने पर पानी के क्वथनांक और हिमांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पानी का क्वथनांक बढ़ेगा और हिमांक क्या होगा? घटेगा। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। गुरुत्व के अंतर्गत गिरते हुए पिंडों के लिए किसी दिए हुए बिंदु पर निम्नलिखित में से कौन सी राशि नियत रहती है? सिंपल सा क्वेश्चन है, त्वरण। ठीक है, त्वरण जो है ये नियत रहता है। त्वरण का SI मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये त्वरण का SI मात्रक है। प्राथमिक इंद्रधनुष में अंदर व बाहर की रंग कैसा होता है? तो इंद्रधनुष आपने देखा होगा, तो VIBGYOR आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। तो अंदर और बाहर पूछा गया है, तो अंदर में आपका वॉयलेट यानी कि बैगनी और बाहर में रेड है यानी कि लाल। तो पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। अल्बर्ट आइंस्टीन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया? चलिए 30 के लिए आंसर बताइए फटाफट से। सही आंसर इसका हो जाएगा सी वाला ऑप्शन, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा सी वाला। और इसके लिए 1921 में अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। पहला मुगल सम्राट बाबर भारत से आया था।
यानी कि पहला मुगल सम्राट जो बाबर है ये भारत में कहाँ से आया था ये आपको बताना है। भारत में खाली स्थान यहाँ पर है तो ये आया था फरगना। कहाँ से आया था? फरगना से आया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वर्ष में पारित अध्यादेश के माध्यम से भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? सही आंसर है 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। आप लोग कमेंट करके बताइए आरबीआई बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया था? चलिए स्टैटिक जीके क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। तो साथियों स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट पेश किया था किसने? तो आर के शनमुखम शेट्टी। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। 1947 में इसने पेश किया था। सीडी देशमुख कौन थे? तो आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। और प्रथम सिर्फ गवर्नर पूछे तो आपका ऑसबॉर्न स्मिथ हो जाएगा। भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है। अरावली पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर जो कि राजस्थान में है, ध्यान रखिएगा। और हिमालय सबसे नवीनतम है। और ये हिमालय जो है किस प्रकार का पर्वत है? तो ये वलित पर्वत का उदाहरण है। वलित पर्वत का उदाहरण है हिमालय। आगे देखिए, सेवा सदन, कर्मभूमि और गबन किस हिंदी के लेखक की श्रेष्ठ कृतियाँ हैं? ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। इसका आंसर हो जाएगा, कौन बताइए फटाफट से चारों में से? बी, प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम पूछे तो धनपत राय। लिख लीजिए, मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? धनपत राय। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो आज प्रैक्टिस सेट में हमने 35 क्वेश्चन को डाला था। तो उम्मीद करते हैं आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा होगा। और आप लोग कमेंट करके ये बताइए 35 में आपने आज कितने क्वेश्चन सही किए। और अगर आपने एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया है तो प्ले स्टोर पर जाकर फटाफट से डाउनलोड कर लीजिए। पीडीएफ आपको वहीं पर मिल जाएगा।